हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। आपको मालूम है कि मैं चाइना में रहता हूँ एंड चाइना की इनसाइड न्यूज़ मेरे आँखों सामने गुज़रती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या गलतियाँ करी हैं और इंडिया को इनसे क्या सीखना चाहिए? ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। लेट्स गो अहेड। आज का जो टॉपिक है वो है चाइना की फूड की प्रॉब्लम को लेकर। आपको मालूम है कि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इनके पास अभी खाने की दिक्कत शुरू हो गई है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा लेसन है जो हम चाइना से सीख सकते हैं, इनकी गलतियों से सीख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि सन 2000 में चाइना एक सेल्फ रिलायंट कंट्री था। सेल्फ रिलायंट मतलब कि जितनी खाना की इनको ज़रूरत थी, उतना खाना ये बना रहे थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ है कि इनकी जो खाने की रिक्वायरमेंट है, वो जो डिपेंडेंसी है, अब सिर्फ 75% ये खुद बनाते हैं, 25% खाना इन्हें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन 1.4 बिलियन पीपल और खाना बाहर से इम्पोर्ट करना पड़े, उसका कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता है। सेकेंडली, अभी यूक्रेन वॉर के चक्कर में क्या हुआ कि जो वहां से व्हीट आ रहा था, फर्टिलाइजर आ रहे थे रशिया से, या जो फर्टिलाइजर, ये एग्रीकल्चर की जो चीज चाहिए होती हैं, वो जो वहां से आ रही थी, जैसे ऑयल था, सोयाबीन ऑयल था, वो महंगा भी हो गया और आना भी मुश्किल हो गया। तो चाइना को बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस चक्कर में। तो इसलिए इन्होंने जैसे अभी अमेरिका के साथ इनका पंगा पड़ा पड़ा हुआ है ट्रेड को लेकर। तो सोयाबीन जो है 80% से ज्यादा सोयाबीन की जो रिक्वायरमेंट है चाइना की, वो अमेरिका से आती है। कैन यू बिलीव? और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सोयाबीन की मैक्सिमम यूसेज करता है, बिकॉज़ यहाँ पे दूध लोग पीते नहीं हैं, सोयाबीन मिल्क पीते हैं, टोफू खाते हैं, सब कुछ सोयाबीन से बनता है। सो इनकी जो डिपेंडेंस है यूएसए के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, खाने के लिए इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आपको पता होगा कि इंडिया से पिछले 3-4 साल से चाइना राइस को, चावल को इम्पोर्ट कर रहा है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अभी इन्होंने कॉटन की कमी हो गई है इनके पास, तो कॉटन इन्होंने इंडिया से इम्पोर्ट किया है। अभी पहली बार इन्होंने 5,000 टन या 10,000 टन, 5,000 टन शायद, इन्होंने उसको ऑर्डर भी दिया है इंडिया को, कॉटन के लिए, क्योंकि इनकी कपड़े की जो इंडस्ट्री है, वो बंद हो रही है बिकॉज़ कॉटन की कमी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? नाउ ये समझना ज़रूरी है कि पहले कि ये हो क्यों रहा है यहाँ पर। पहली बात ये है कि जो यहाँ के खेती-बाड़ी के लोग हैं, वो क्विक क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गए, इन चीज़ों को उगाने में ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज़ उसके अच्छे दाम मिलते हैं इनको। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन है, उसके आस-पास जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं और वो सिटीज़ में आकर अच्छे दाम पर बिकती हैं। तो फार्मर्स ने क्या किया कि जो दूसरे क्रॉप्स थे, राइस, व्हीट, सोयाबीन, इसको उगाना बंद कर दिया और इन चीज़ों में चले गए ताकि जल्दी से पैसे बने। उससे क्या हुआ कि वेजिटेबल, फ्रूट्स की तो यहाँ पे कमी ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा है और प्राइसेज़ भी कम है। अब लेकिन व्हीट, राइस, सोयाबीन, जो बीन्स जिसको बोलते हैं हम, दाने, वो उसकी कमी हो गई यहाँ पर। तो एक तो ये चीज़ है कि जो फार्मर्स था, उन्होंने डाइवर्सिफ़ाई कर दिया अपनी प्रोडक्शन को। दूसरा क्या था कि बिकॉज़ यहाँ पर एक तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का साइज़ इंडिया से 3 गुना बड़ा है, लेकिन इनके पास जो एग्रीकल्चर की जगह है, वो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया, शिनजियांग एरिया, जहाँ पे मुसलमानों का पंगा पड़ा रहता है, वो सारा रॉकी एरिया है, वहाँ पे कुछ उगता नहीं है। तिब्बत इज़ ऑल्सो वेरी हाई माउंटेन्स। साउथ में आपके पास हिमालयाज़ हैं, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है। नॉर्थ जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा एरिया है कि वहाँ पे घास भी उग सकती। तो अगर रह गया तो सिर्फ साउथ का एरिया रह गया, लेकिन जो साउथ का एरिया या ईस्ट का एरिया, शंघाई और इधर नीचे के एरिया सारा, उसके अंदर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन्होंने कर दिया, इतने बड़े-बड़े सिटीज़ बना दिए, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के में फैले हुए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं वहाँ पर।
और इंडस्ट्री में जो जगह है, सारी इंडस्ट्री में चली गई। इंडस्ट्रीज़ पूरे दुनिया की फैक्ट्रीज़ यहाँ लगी हुई हैं, उसके लिए जगह चाहिए और यहाँ पर कुछ भी छोटे साइज़ का बनता नहीं है, बहुत बड़े-बड़े साइज़ की इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं। तो उसके कारण जो इरिगेशन के लिए लैंड चाहिए था, उसकी कमी हो गई इनके पास। तो उससे उससे क्या हो गया कि खेती-बाड़ी के लिए जो जगह चाहिए थी इनको, वो कम होती गई, उससे प्रोडक्शन भी कम हो रही है, उत्पादन भी कम हो रहा है। फिर यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से हुआ, तो वाटर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। वाटर कंज़र्वेशन नहीं था, वाटर में पॉल्यूशन शुरू हो गया, उससे भी जो सॉइल की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी कम हो गई। पानी की कमी शुरू हो गई यहाँ पर क्रिएट होना, तो उससे भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया। फिर जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि कंट्री इतना बड़ा है, तो जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इतना असर हो रहा है, तो इनके ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी क्लाइमेट की मार पड़ती जा रही है। आप हर एक साल सुनोगे, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, क्योंकि साइज़ इतना बड़ा है कि जैसे इंडिया में अगर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो आपको 3.5 घंटे की फ्लाइट है। यहाँ पर अगर आपने साउथ से नॉर्थ जाना है, तो 6 घंटे की फ्लाइट है। आप समझ सकते हैं कि साइज़ कितना बड़ा है। तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ये अपने पानी की भी और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो गया है यहाँ पर और इसका कोई हल नहीं है इनके पास क्योंकि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अकेले चाइना की प्रोडक्शन नहीं है और चाइना की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्योंकि लोगों को बहुत अच्छी तरह से इजी मनी इंडस्ट्री में काम करके मिल रहा था। एक नॉर्मल वर्कर भी यहाँ पर आराम से 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में आराम से कमा सकता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक इंडस्ट्री में काम करके। तो उसको लगता है कि जब मैं आसानी से इतना पैसा कमा सकता हूँ 10,000 15,000 आरएमबी जो कि घर चलाने के लिए बहुत बढ़िया अमाउंट होती है। सेकेंडली मुझे गांव में रहने की जरूरत क्या है। मैं आराम से सिटी में रहूंगा और हर एक की ख्वाहिश भी होती है मैं अच्छे एनवायरनमेंट में रहूं, अच्छा काम करूं, अच्छे पैसे बनाऊं। तो लोगों ने रूरल इंडस्ट्री से गाँव में से निकलकर शहरों में आके रहना शुरू कर दिया और उससे क्या हो गया कि खेती-बाड़ी करने वाले लोग रहे ही नहीं। अब बूढ़े-बूढ़े जो लोग हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो रह गए हैं वहाँ पर, वो कितनी खेती कर सकते हैं? ना उनको ट्रैक्टर चलाना आता है, ना उनको कोई एग्रीकल्चर के बारे में मालूम है। तो उससे क्या हो गया कि खेती-बाड़ी करने वाले जो हैंड्स हैं, हाथ हैं, वो कम होते गए, उससे भी प्रोडक्शन कम होती गई। अब उसका सॉल्यूशन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, वो समझने की बात है। एक तो उन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन शुरू किया 2020 में। शी जिनपिंग जो यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू किया क्लीन प्लेट कैंपेन। उसका मतलब है कि जब आप रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं या घर में भी खाना खाते हैं, खाने को वेस्ट ना करें। तो उससे क्या हो गया कि क्योंकि चाइना में एक रिवाज बन गया था कि खाना खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ और जितना ज़्यादा खाना आप वेस्ट करोगे, उसका मतलब है कि आप लोगों को एक इंडिकेशन दे रहे हो कि हम कितने रिच हैं। तो क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत पुअर कंट्री था। 25-30 साल पहले तो इनको खाने एक दिन का खाना एक दिन में 1 टाइम का खाना मिलता था। तो अब वो उस गरीबी से जब बाहर निकले हैं, तो इनको लगता है कि हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम कितने अमीर हैं। तो उस चक्कर में वेस्टेज शुरू हो गया था। तो शी जिनपिंग ने बोला कि प्रिया, यो आप इतनी वेस्टेज कर रहे हो, उसका कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, इसको बंद किया जाए। तो अभी कई रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पर खाना खाने के लिए, जब उनसे रेट पूछो तो वो बोलते हैं जी 50 आरएमबी मतलब कि ₹500 की एक खाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप खाली प्लेट वापस करते हो उनको, तो जब खाना खाने के बाद आपको वापस प्लेट वहाँ पे देनी पड़ती है। अगर वो खाली है तो आपको 20 आरएमबी ₹200 वापस किए जाएँगे। दैट मीन्स लोगों के अंदर वो एक एक भावना शुरू हो गई है, एक कल्चर शुरू होना शुरू हो गया उससे कि भई वेस्टेज नहीं करना, ये कंट्री के लिए नुकसान का काम है। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है थ्रू रेस्टोरेंट्स। दूसरा, अभी इन्होंने एक पॉलिसी शुरू करी कि जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी कम हो रही है, फॉरेन की कंपनीज़ बाहर जाती शुरू हो गई हैं, कुछ फिलीपींस चली गई, कुछ इंडिया में आ गई हैं, तो जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने अभी एक नया पॉलिसी बनाया है कि भई जो यंगस्टर्स हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम चाहिए, उनको गाँव में शिफ्ट किया जाए। वहाँ पर खेती के लिए यंग हैंड्स की ज़रूरत है, उनको ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जा रही है, नए इक्विपमेंट्स नई जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी नॉलेज दी जा रही है, ताकि वो वहाँ जाकर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। यहाँ पर इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे इंडिया में भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यहाँ भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर हो रहा था अब तक। तो अब
गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेन करके गाँव में भेजना शुरू किया है, एक पॉलिसी के थ्रू जिसमें 4 या 5 लाख लोग ये गाँव में भेजने वाले हैं टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा इन्होंने क्या काम किया है कि एक चाइनीज़ रूरल पुलिस जिसको कहते हैं गाँव की पुलिस, जिसका काम सिर्फ ये है देखना कि वहाँ पर क्या खेती हो रही है और वहाँ पर क्या खेती हो सकती है। जो खेती वो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, उसको खत्म किया जा रहा है और जो कंट्री को ज़रूरत है, वो चीज़ उगानी पड़ेगी। ये ज़ोर ज़बरदस्ती से जो वो काम कर रहे हैं, चाइना में ये पॉसिबल है क्योंकि जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया, वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से शुरू हो गई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ताकि एक अब थोड़ा-सा अंदाज़ा हो आपको कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। आप देखिए, ये एक फार्म है जहाँ पर पुलिस भेजी गई, सारे फार्म के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए कि यहाँ पर खेती कुछ और होगी जो गवर्नमेंट चाहती है। ये गोंगजाओ का एरिया है जहाँ पर अदरक उगाई जाती थी और ट्रेडिशनली लोगों का यहाँ पर एक ही मकसद था और पुलिस ने आके सारी उखाड़ दी कि यहाँ पर राइस उगाई जाए और लोग लड़ रहे हैं पुलिस के साथ। पूरी वर्दी में आते हैं वो गन्स लेकर और आपको इजाज़त नहीं है कि आप क्या उगाएंगे, आपको वही उगाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। सब्जियों के तो इन्होंने पूरे के पूरे खेत उखाड़ के रख दिए जबकि सब्जी लगी हुई है और उग रही है। अब ये देखिए बत्तखें लगी हुई हैं बंदे ने और पूरे के पूरे बत्तखों को डंडों से मार मार के ख़त्म कर दिया कि तुम्हें इन्हें ग्रो नहीं करना आता, ये खाना ज़्यादा खाती हैं, तुम्हें तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि इनको कैसे पालना है, उसके बाद ही आप रख सकते हो। तो जो प्राणी रखी हुई थी उनको बेदर्दी से मारा गया फार्मर के सामने। आप सोच के देखिए जिसने इनको पाला उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब ये फिर दोबारा से सब्जियां हैं, पेपर लगा हुआ था जिसको काली मिर्च बोलते हैं, सारे के सारे प्लांट बिल्कुल तैयार, उनको ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ये वाला एक वेजिटेबल फार्म है, ये फुजिया एरिया है और ग्रीन हाउस की तरह बनाया हुआ था इन्होंने ताकि वेदर का इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। पूरे के पूरे जो ग्रीन हाउसेस थे, लोगों ने अपनी पूरे लाइफ की पूंजी लगा दी इन खेतों को क्रिएट करने में, लेकिन गवर्नमेंट ने आके सारा ख़त्म कर दिया कि हमें वेजिटेबल नहीं चाहिए, हमें ग्रेन्स चाहिए, हमें सोयाबीन चाहिए, हमें राइस चाहिए, हमें वीट चाहिए। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है चाइना में सब्जियों की, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। एक और ग्रीन हाउस बनाया हुआ था बंदे ने और पूरा वेजिटेबल्स था इसके अंदर, ऑल वेदर प्रोडक्शन होती थी, पूरा ख़त्म कर दिया। वो कहती मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स इस चीज़ में लगी थी कि इसको ग्रीन हाउस को लगाना है। अब आप ये देखिए, ये वीडियो में कि इतनी दर्दनाक है। बंदे ने पूरे फार्म थे उसके संतरे के, संतरे लगे हुए हैं और उखाड़ कर फेंक दिए उन्होंने। ये सारी जगह गवर्नमेंट को चाहिए, इस पे आप खेती वो करोगे जो गवर्नमेंट चाहेगी। एक और वीडियो है बंदे की, उसने ऑलिव ट्रीज़ लगाए हुए थे यहाँ पर और पेड़ लगा हुआ है, ग्रीन पेड़ है, बहुत सालों की मेहनत है, ख़त्म कर दी। पूरे के पूरे खेत उखाड़ कर रख दिए उन्होंने। ऐसे ही यहाँ पर इवन जो लोग हैं जिनके पास बैम्बू के वो थे फार्म्स, बैम्बू ट्रीज़ लगाए हुए थे क्योंकि बैम्बू यहाँ पर बहुत यूज़ होता है फर्नीचर के अंदर भी और खाने के भी अंदर यूज़ किया जाता है, फाइबर होता है इसके अंदर, ख़त्म कर दिया। ये बंदे का मुर्गी फार्म था, मुर्गी फार्म को ख़त्म कर दिया गया कि तुम मुर्गियों को खाना ज़्यादा देते हो, तुम्हें पहले दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि मुर्गियाँ कैसे उगानी है। ये पिग फार्म है, ख़त्म कर दिया कि नहीं चलेगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया गवर्नमेंट ने। अब ये एक वो है चंदू का एरिया है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल पार्क था, ख़त्म कर दिया उसको और उसके अंदर खेती होगी। पार्क के अंदर $5 बिलियन लगाए इन्होंने इस पार्क को बनाने के लिए। 100 किलोमीटर लंबा पार्क था, सारा ख़त्म कर दिया। और उसके बाजू में एक और ये जगह है जहाँ पर फ़िश पॉन्ड था, जहाँ पे लोग आते थे फ़िशेस देखने के लिए, ख़त्म कर दिया गया उसको और उसको सारी मिट्टी डाल के भर दिया कि दोस्तों आपको लगेगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। फार्मर्स को जोर ज़बरदस्ती से सब कुछ तोड़कर उनका वो वहाँ पर वो चीज़ें उगाने की माँग की जा रही है जो गवर्नमेंट को चाहिए या कंट्री को चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
आज अगर चाइना को ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, उसके पीछे कोई ज़रूरत है, कोई माँग है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खाना उसे इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, बिज़नेसेस डाउन है, मरता क्या नहीं करता। तो वो जितने बिलियंस बचा सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उसके लिए ये पॉलिसीज़ बनानी पड़ी उनको। नाउ हमें इन चीज़ों से ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि चाइना को रिडिक्यूल किया जाए, नो। दिस इज़ टू लर्न फ्रॉम चाइनाज़ मिस्टेक्स। अब इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं? इंडिया अब उसी पाथ पर है जो 20 साल पहले चाइना जिस पोज़ीशन पर था, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू करी, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू किया, अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला। तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई। तो अब आज की डेट में इंडिया भी अपने आप को खोल रहा है, पूरे दुनिया की कंपनीज़ यहाँ पे इंडिया में आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इंडिया को क्या सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें जो चाइना ने करी? देखो, होशियारी उसी बात में है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, पहली बात। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, वो भी इंडिया में आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है। गाँव में कोई रहना नहीं चाहता, वहाँ पे सिर्फ़ बुज़ुर्ग रह गए हैं, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें रियल एस्टेट लोगों को बेचनी शुरू कर दी, बेच-बेच कर बिकॉज़ ईज़ी मनी है। करोड़ों रुपए के वहाँ पर किले बिक जाते हैं, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है और हर एक आदमी कनाडा, अमेरिका की तरफ भाग जाता है। हमें उस चीज़ को रोकने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उन्हें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि वहाँ पर काम करें, वहाँ पर वो क्रॉप्स उगाएँ जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट की अपॉर्च्युनिटीज़ बनाना चाहिए ताकि प्रोड्यूस हो और इमीडिएटली उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि ज़्यादा पैसे बने। मैंने अभी पीछे मेरा लुधियाना में एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कि एक लेक्चर देने के लिए फार्मर्स को। तो मैंने उनको बोला भई आप यहाँ पर भिंडी उगाते हैं इंडिया में, तो आपको 10-20 रुपए मिलते हैं किलो के मंडी में। लेकिन अगर आप यूके में एक्सपोर्ट करते हैं उसको, तो उसको आपको 700-800 रुपए किलो मिलता है। तो आप इंडिया में उगाकर बाहर एक्सपोर्ट कीजिए। तो उनका एक ही प्रॉब्लम था, भई हमारे पास एक्सपोर्ट की ना तो हमारे पास समझ है, ना ये सारे लाइसेंसेस लेने की हमारे पास हैसियत है और ना ही कोई कोई मीन्स है कि जहाँ पर इमीडिएटली बनाया, पैक किया, कोल्ड स्टोर में भेजा और एक्सपोर्ट कर दिया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसमें फार्मर्स को हेल्प हो सकती है। देखिए कहाँ तो 20-25 रुपए, कहाँ 700-800 रुपए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा कि इंस्टेड कि वो अपनी ज़मीन को बेचकर रियल एस्टेट वालों को कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएँ या इंडस्ट्री लगाई जाए, उसकी बजाय वो वहाँ पे वो चीज़ें उगाएँगे जहाँ पे उनके पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी काम करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। जैसे इन्होंने फार्म लॉज़ लेकर आए थे कि आप डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, आप ये गेहूँ और ये चावल जो उगाते हैं, इसकी बजाय आप कैश क्रॉप्स उगाइए, सब्जियाँ ज़्यादा उगाइए ताकि आपको ज़्यादा पैसे बने। लेकिन उस पॉलिसी के साथ इन्हें सब्सिडीज़ भी देनी पड़ेंगी ताकि उन्हें इंसेंटिव मिले। तो जब से ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग नहीं हो सकती, जैसे चाइना में हुआ था। दूसरा, जो हमारी फर्टाइल लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट के पास कोई मिशन आना चाहिए ताकि सॉइल के ऊपर यहाँ पे चाइना में अभी आज की डेट में सॉइल के ऊपर इतना काम चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन की कमी है, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो इन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं। मैं अभी गाँव में एक इंस्टीट्यूट के पास जाकर भी आया हूँ, जहाँ पर हर तरह की सॉइल की टेस्टिंग हो रही है, उसको कैसे चेंज करके वहाँ पे खेती कर सकते हैं। इवन कि रॉकी एरिया जो बिल्कुल पत्थर वाली ज़मीन है, उसके अंदर भी खेती कैसे हो, उसके ऊपर काम चल रहा है यहाँ पर। इंडिया को भी ऐसा एक मिशन बनाना चाहिए। मैं ऐसी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे जानता हूँ जो बहुत बड़े लेवल पर चाइना में काम कर रही है। उन्होंने स्पेशल केमिकल्स बनाए हैं अभी, जिसमें कि आप बिल्कुल बंजर ज़मीन के ऊपर भी खेती कर सकते हो। तो इंडिया को भी ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि हमें ये दिक्कत कल को नहीं आए। तीसरा, एक यहाँ पर चाइना में और प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर भी जैसे इंडिया में हम लोग स्टॉक करते हैं, गेहूँ का, राइस का, हम लोग गवर्नमेंट स्टॉक करती है, 5-5 साल का सामान रखती है अपने पास ताकि अगर कहीं सूखा आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, तो हमारे पास वो खाने के लिए सामान होना चाहिए। तो चाइना के अंदर भी है। लेकिन इस काम के अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। चाइना के अंदर भी होती है। तो इन्होंने ईयरमार्क किया कि वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो अच्छे माल को निकाल के बेच देते हैं और खराब वाले को डिस्पोज़ ऑफ कहते हैं कि ये डिस्पोज़ ऑफ कर दिया हमने क्योंकि खराब हो गया था। तो इंडिया को भी वो चीज़ करनी पड़ेगी कि ऑडिट
इस चीज़ों का कि कहाँ पर धांधली हो रही है स्टॉक ऑफ ग्रेन्स की। क्योंकि जो ग्रेन्स की जो शॉर्टेज है, वो वहीं से शुरू होती है, जो स्टोरेज ही खत्म हो जाती है। इंडिया में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव टू चेक दोज़ थिंग्स। लास्टली एक जो एजुकेशन है फार्मर्स का, वो बहुत ज़रूरी है। चाइना ने बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, इन्हें सर्टिफिकेट्स देते हैं वो कि यस ये पास होकर आए हैं अभी। 6-6 महीने का कोर्स है कि नई खेती, ड्रोन सिस्टम्स कैसे यूज़ करने हैं, ट्रैक्टर्स को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे करना है। इसके ऊपर बहुत बड़े स्केल पे काम हुआ है और चाइना का मिशन है कि अगले 5 साल में हम दोबारा से सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर में बन जाएँगे ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, हमें यूएसए, रशिया या इंडिया के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। दे आल्सो वांट टू बी आत्मनिर्भर। जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भरता, तो चाइना ने भी अब आत्मनिर्भर इन फूड के ऊपर मिशन बना दिया है, जबकि इंडिया में मैंने ऐसा कोई भी मिशन देखा नहीं है। बट जैसे इंडिया राइज़ कर रहा है, ये ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो जाए कि हम इंडस्ट्री में बहुत आगे निकल जाएँ और खाना अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़े। और जैसे-जैसे वॉर्स बढ़ रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं कंट्रीज़ के अंदर, ये खाने को सोर्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। इंडिया हैज़ टू स्टार्ट लुकिंग एट इट। तो ये मेरा एक मैसेज था टू ऑल ऑफ यू आल्सो कि जो अपने घर के अंदर भी आप सोचेंगे हमें इस वीडियो का फ़ायदा क्या है? प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, हर एक आदमी के घर के अंदर कोई बालकनी है, कोई छत है, अपनी सब्जियाँ खुद उगाना शुरू करें। मैंने यहाँ पर मिशन शुरू किया चाइना में। मैं हर एक जो जो लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारा मिशन है कि टू सेल्फ बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। कंट्री अगर आत्मनिर्भर है, तो हमें खुद को भी अपने फूड के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यू कैन से इट्स अ वार्निंग मैसेज बिफोर टाइम। अगले 10 साल में यही प्रॉब्लम इंडिया में भी आने वाली है खाने की। एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग पॉपुलेशन है, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर से लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए वो कम होती जा रही है दिन पर दिन, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। तो आज की डेट में वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स। हमें अपनी खेती खुद करनी पड़ेगी, सब्जियाँ खुद घर पे उगा सकते हैं। नहीं मालूम है तो मुझे आप मैसेज डाल सकते हैं। आई कैन शेयर सर्टेन थिंग्स विद यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन चाइना फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर इन चीज़ों में बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद।